हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया है, मजे में। हाँ, टेस्ट हो गया आपका एक। ठीक है, टेस्ट के अंदर जो प्रश्न आपको मिले हैं वो उनका जो स्तर है वो आपके एग्जाम के स्तर के बराबर का है। ठीक है, और उसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे प्रश्न आपने यहाँ देखे हैं उसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पहले आए हुए प्रश्न हैं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन की तरफ इसको मान सकते हो आप। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आप लोगों को कोई आपत्ति दिखी हो, और दिखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि आपने उस चीज को पकड़ा है। मैं बिल्कुल करा रहा हूँ सोल्व, अभी करवाते रहो। हमारा टॉपिक चल रहा था भौगोलिक उपनाम, इसी से हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। उससे पहले पेपर हम सोल्व बार कर लेते हैं कि क्या प्रश्न आपके पूछे गए। लाइए, इसमें सेव है कहां पे? डेस्कटॉप पे? कहां सेव साथियों? इस पे है कि नहीं? कहां है? ये वाला कौन सा वाला कह रहे हो? एक के साथ वाला? डबल हिंदी वाला? क्या एक सेकंड जाओ। हाँ जाओ। क्या हो गया, क्या हो गया सर? तुम्हारी डिमांड पीछे अब्दुल कलाम है, ये था ना? ठीक है, ये था पेपर आपका। जूम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसको। क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट होगा अपना? नहीं, लास्ट में कहां नंबर होगा? टोटल कितने? 75 क्वेश्चन है ना? ठीक है, 61 से आपका स्टार्ट है क्वेश्चन। आपके पास में क्वेश्चन है और मैं थोड़ा सा इसको जो है जूम भी कर देता हूँ बार। चलिए, यहां तक आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि कर्नल टोड दे रखा है, अलेक्जेंडर दे रखा है, जॉर्ज टॉमर दे दिया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जॉर्ज थॉमस होना चाहिए था, लेकिन वहां पे बाई मिस्टेक आपका यहाँ पे जो है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने गलती कर दी है, तो आप उसको राइट मान रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम में अगर ये आता है एग्जाम में, तो इनमें से कोई नहीं, कोई अब जाएंगे। ये अगर प्रिंट मिस्टेक एग्जाम में होती है, हिंदी भी देखना, इंग्लिश भी देखना। हिंदी भी देखना और क्या देखना? इंग्लिश। अगर यहाँ गलती है और इंग्लिश में सही दे रखा है तो राइट है। अरे मेरे भाई, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुझे पता इंग्लिश में नहीं दिया, पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ जैसे टाइपिंग मिस्टेक आपको दिख रही है, हम एग्जाम जो आगे दे रहे हैं टेस्ट क्यों दे रहे हैं? ये प्रैक्टिस तो हो रही है आपकी। अरे हाँ है ना? जैसे क्रिकेट मैच के बाद आप देखते हैं आप प्रैक्टिस करते हैं नेट के ऊपर, करते नहीं करते है ना? कि बहुत सारा ये क्या करूंगा, डक करूंगा, है ना, शॉर्ट वाले हिट करूंगा। तो ये तो तुम कर रहे हो कि साहब ऐसी बॉल आई तो मैं ऐसा खेलूंगा। अब यहाँ देखो साथियों, अगर आपका हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है और इंग्लिश में वो दे रखा है बिल्कुल सही, तो उसको माना जाएगा। और क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में जो दे रखा होता है उसी को माना जाता है, हिंदी में गलती है तो उसको नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। बट अगर सेम टू सेम वहां दे रखा है तो फिर आप क्या करोगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें फिर आपत्ति आपकी आएगी, प्रिंट मिस्टेक है वो डिलीट होगा क्वेश्चन। फिर आ जाओ यहाँ पे, हालांकि इसका आंसर आपको बताया कि जॉर्ज थॉमस इसका
आंसर सही बनेगा। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस ये रटवा रखा था मैंने आपको, कितना है 1 नवंबर, और राजस्थान दिवस 30 मार्च राजस्थान दिवस आप मनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आजादी के पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हम जो पढ़ के आए थे उसमें से केवल एक ही शब्द दिख रहा है, राजपुताना। क्या दिख रहा है? राजपुताना कहलाता था। राजस्थान होता तो, अगर क्या राजपुताना साथ में राजस्थान होता तो केवल किसी एक व्यक्ति ने कहा था, होता टोड, है ना। किसने कहा था? टोड ने कहा था। बाकी राजपुताना ये पहले से आपका कहला रहा था। राजस्थान इतिहास के प्रणेता कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। अब ये एक और क्वेश्चन ऐसा आया था जिसपे भी आप लोगों ने आपत्ति मुझे जताई बाहर। 65 नंबर क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें एवं ठिकाने थे? अब यहाँ पे बात को समझिए कि कुछ अभी साथी आए थे, सर यहाँ 19 और 3 दे रखे हैं, और फिर इसको माना गया कि 19 रियासतें 3 ठिकाने और एक आपका दे रखा था अजमेर मेरवाड़ा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दे रखा है और ये सही भी माना जाएगा। एग्जाम में अगर ऐसा होता है तो ये सही माना जाएगा, क्योंकि आपका ये तीनों मिलके ही आपका राजस्थान बन रहा था। रियासतें कितनी थी? 19। 3 क्या थे? और अजमेर उस समय क्या था? सी कैटेगरी का क्षेत्र था। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा हो जाता और आपको लगता है कि सर मैं ये करके आया, तो आपत्ति लगा सकते हो। अगर संख्या ज्यादा हुई आपत्ति की, तो उस समय हो सकता है कि उसको डिलीट कर दिया जाए। बोनस नहीं मिलता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या होगा? बोनस नहीं मिलेगा, आपको डिलीट होगा क्वेश्चन। हालांकि इसमें नहीं होगा, इसमें किसी एंगल से गलत नहीं है, सही है अपनी जगह पर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात विविध रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया? सॉरी बताएं, कब किया गया साथियों? तो बिल्कुल सही, हमने राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया है। कब दिया? 30 मार्च 1949 को। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो अस्तित्व में कब आ रहा है? मान्यता कब दे रहे हो? बी कैटेगरी में रखा ना आपने, वो कब रखा था? ये आपका आंसर यहाँ पे राइट बनेगा। आप यहां भी गए होंगे, मुझे लगता है कुछ लोग गए 1 नवंबर में। कौन थे वो साथियों? आ जाए। तो ये मिस्टेक क्यों हुई आपसे? क्यों हुई? आप एक बात समझे, इसने ये नहीं कहा कि एकीकरण कब पूरा हुआ, इसने ये कहा है कि हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया। और आप ये पढ़ के आए हो कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। और यहां देखिए आप, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको दिख भी नहीं रहा होगा इन दो के अलावा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ए आंसर सही है। चलते हो आगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है 67 है ना? हाँ, ये क्वेश्चन एक और आपका आ गया कि वाल्मीकि से राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो वाल्मीकि ने क्या दिया था, ये पूछा है। और आप जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने लिखी थी आपकी रामायण, जिसमें कहा गया था मरुकांतर। चलते अपन आगे यहां से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है साथियों? ये आ रहा है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता? अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे आपका कि प्राचीनतम प्रयोग दे दिया, और आपका दे रखा है राजरूपक, मोनोतेंसिरी ख्यात को, और एक आपका 1 व 2 दोनों। 1 व 2 दोनों, लेकिन प्राचीन कौन है? दोनों में से प्राचीन अगर आप देखोगे तो मोनोतेंसिरी ख्यात है। क्या है? अब इस तरह के क्वेश्चन में आप उलझ रहे हो, ध्यान रखना। जहां पे आपको थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ तो है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? हाँ सब दोनों पढ़े, दोनों लगा दो। आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो इन दोनों में से हम देखेंगे तो प्राचीन ज्यादा कौन है। इस वजह से क्या राइट माना गया? मोनोतेंसी। इसमें कुछ क्वेश्चन जानबूझ के मैंने ऐसे दिए ताकि आप थोड़ा सोचें, ठीक है? क्या करें? तो आप इसमें देखो ना, अब आपको क्या लग रहा है करने के बाद कि कितने लोगों ने ऐसा किया 1 और 2 दोनों? देखो, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 नंबर किया खाली, यहां सब मोनोतेंसी? कुछ एक लोग हैं। क्यों ऐसा किया तुमने? क्यों किया साथी? क्या वर्ड दे रखा था? क्या दे रखा था? प्राचीनतम वर्ड दे रखा था। इस वजह से आप कहां चले गए? यहां चले गए। एक बात और समझ लो, मैंने आपको एक बात पूछी थी कि सब प्राचीन कौन है, रामायण या महाभारत? अगर पूछ ले कि भाई राजस्थान का उल्लेख निम्नतम में से किस प्राचीनतम महाग्रंथ में, तो क्या कहां जाओगे? रामायण में। सिर्फ इस तरह से कहां जाओगे?
ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से आपके लिए जो है सोचने वाले थे, लेकिन हमने सोचा नहीं। तो अगली बार टेस्ट दो और कोई प्रश्न आसान लग रहा हो उसको 2 बार सोचना। एग्जाम में टफ क्वेश्चन कई बार हो जाते सही, और कई बार आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो व्यक्ति कौन था पहला? व्यक्तिगत रूप से कर्नल टोड था, है ना, ये ध्यान रखना। राजस्थान दिवस किस दिन मनाते हो? राजस्थान दिवस मनाते हो आप 21 मार्च को, ठीक है, 30 मार्च को, 21 मार्च को क्या मनाते हो? 21 मार्च, हाँ, वाल्मीकि दिवस, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है 21 मार्च को? एक तो हो गया वाल्मीकि दिवस, हो गया, ठीक है, और क्या होता है 21 मार्च को? कुछ होता है, कुछ मूवमेंट ऐसा? मैं 21 मार्च की बात कर रहा हूं। अपन जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तो 21 मार्च का महत्व आएगा। साल में 2 तारीखें ऐसी है, एक तो 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन सूर्य चमकता है सीधा भूमध्य रेखा पे। कहां चमकता है? और इसी 21 मार्च के बाद से आपके उत्तरी गोलार्ध में जहां आप बैठे हुए हैं वहां पे ग्रीष्म काल का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो 30 मार्च आपका हो गया। उसके बाद चलते हैं, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है, ये गलत है यहाँ पे ना, ये 2 नंबर 3.4 आपका राइट होगा, ये भाई आपका गलत है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां कह रहा है कि कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से हो जाती है? बड़ा सिंपल था, ठीक है, बांसवाड़ा देगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? ठीक, अब ये क्वेश्चन वापस याद देखो, कर्क रेखा किन राज्यों से, सॉरी, जिलों से हो जाती है आपकी? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब ये एक और क्वेश्चन आपका है, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वो क्या हो जाएगा? नागौर। हो सकता है वर्तमान में आपको जो है नागौर हटा के क्या देगा? डिडवाना। क्या दे सकता है? ये भी आपको ध्यान रखना है। बस इतने क्वेश्चन थे, क्या और भी है? कंप्लीट है, ठीक। क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको आसान लगा होगा क्योंकि आपने पढ़ा तो था, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपने गलती की है, वो देखना एक बार क्या गलती की आपने। लास्ट हम कहां तक चले गए थे बताना? वागड़ हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था हमने? वागड़ हमने पढ़ लिया था। 96, 93, 86 कहां से चेक करना है? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये जो बता रहे हैं नंबर है क्या क्वेश्चन के? नंबर के अलग अलग है, हमारे के लिए वाला अलग। अच्छा, ओके, ठीक है। चले, वागड़ तक आपने पढ़ लिया था, और वागड़ के बाद हम यहां से स्टार्ट आगे करते हैं। कितने नंबर संख्या में? 16, ठीक है। 17 नंबर चले आप, और 17 नंबर पे हम बात करेंगे मेवाड़। किसकी बात करेंगे? देखिए, मेवाड़ जो है एक टाइम में इसका विस्तार जो है, इसकी जो सीमाएं हैं वो ईरान की सीमा तक लगती थी। ईरान की सीमा की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान का जो पाकिस्तान है उसका जो पश्चिमी भाग है वो ईरान की सीमा को टच करता है। यानी कि मेवाड़ का विस्तार कहां तक था आपके? पाकिस्तान की जो सीमा आती है ईरान से बनती है वहां तक। अब इसका क्या प्रमाण है सर वहां तक सीमा थी? तो पाकिस्तान में एक शहर है, नाम है रावलपिंडी। क्या नाम है? और रावलपिंडी को स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम है बप्पा रावल। और बप्पा रावल को आप पढ़ते हो कहां पे? मेवाड़ में। कहां पढ़ते हो? उन्हीं के नाम पे आपका रावलपिंडी नाम पड़ा है। तो हमारी सीमाएं वहां तक थी, लेकिन क्या हुआ, बाहरी आक्रमण जो होते गए तो क्या होता गया? एरिया धीरे धीरे सिकुड़ता गया, कम होता गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट आप पढ़ते हो मेवाड़ के अंदर एक बड़ा युद्ध वो है खानवा का युद्ध। हाँ या ना? बस उसके बाद फिर आप देखो सीमाएं क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। वही एक बड़ा युद्ध था लास्ट। उसके बाद क्या हो गई? सीमाएं आपकी कम होती गई। तो मेवाड़ जो है वो प्राचीन समय में तो काफी बड़े भूभाग पर फैला हुआ था, लेकिन अभी अगर हम बात करें मेवाड़ की तो कुछ जिलों में सिमट के रह गया, जिसमें से उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, यही जिले आपके हैं जो किसमें आ रहे हैं? मेवाड़ के अंदर आ रहे हैं। तो लिखिए साथ इसमें, लिखिए मेवाड़, इसमें उदयपुर, इसमें उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर राजसमंद, भीलवाड़ा चित्तौड़, भीलवाड़ा चित्तौड़, भीलवाड़ा चित्तौड़, वो प्रतापगढ़ जिलों का भाग आता है। वो प्रतापगढ़ जिलों का भाग आता है। प्रतापगढ़ जिलों का भाग आता है। प्रताप
बराबर जिलों का भाग आता है। यहां की बोली मेवाड़ी है। यहां की बोली क्या है? यहां की बोली मेवाड़ी है। यहां की बोली मेवाड़ी। किस वंश का था यहाँ शासन? तो यहाँ मूलतः गुहिल थे और बाद में जो शाखा आई है वो सिसोदिया आपकी यहाँ पे आई है। ठीक है। कौन है यहाँ की कुल देवी? बाण माता या बायन माता, इनकी हम जो है कुल देवी मानते हैं। मेवाड़ के राजा एकलिंग जी। तो अगर पूछे आपसे मेवाड़ के राजा कौन है तो क्या बताओगे? एकलिंग जी। क्योंकि यहाँ के जितने भी राजा हुए हैं वो सब अपने आप को दीवान मानते थे। क्या मानते थे? दीवान मान के शासन अपना जो है वो करते थे। चलते अपन आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेवाड़ के बाद में एक क्षेत्र आपका और है इधर, नाम है भौमट। क्या नाम है? भौमट। भौमट एक पठारी इलाका है। भौमट कैसा इलाका है? और इतिहास में आप पढ़ते हो भौमट भील आंदोलन, हाँ या ना? तो यानी कि ये जो इलाका वो कैसा है? जनजातीय है। कैसा इलाका है? जनजातीय इलाका है। और इसका जो विस्तार आप देखोगे, इसका विस्तार आप देखोगे कहां पे? डूंगरपुर से आपका पश्चिमी उदयपुर, जो झाडोल का क्षेत्र है उदयपुर के, वह पश्चिमी उदयपुर और से होते हुए कहां तक? सिरोही तक। कहां तक फैला हुआ है? सिरोही तक आपका यह फैला हुआ है। तो लिखिए साथियों, यह पठार डूंगरपुर पश्चिमी उदयपुर, पश्चिमी उदयपुर वह सिरोही जिले में फैला है। वह सिरोही जिले में फैला है। सिरोही जिले में फैला है। सिरोही जिले में फैला है। कंप्लीट है यहां तक? सिरोही जिले के अंदर ही पठारी भाग है। और इसी तरह से एक आपका और क्षेत्र इसमें है सिरोही जिले के अंदर ही, जिसे हम कहते हैं भाकर या भाखर। भाकर या भाखर के नाम से हम जानते हैं। तो सिंपल पूछेगा भाकर या भाकर जो स्थलाकृतियां हैं वो कहां देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये भाकर या भाकर क्या, ध्यान रखना, जो आपके पूर्वी सिरोही का इलाका है उस पूर्वी सिरोही में कटी फटी जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम कहते हैं भाकर या भाखर। क्या बोलते हैं? भाकर या भाकर नाम जानते हैं। कहां पे? पूर्वी सिरोही की कटी फटी पहाड़ियों को। एक मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप कृषि के विद्यार्थी हो, एक नाम आता है भाबर। भाबर क्षेत्र का नाम सुना है? बाबर की बात नहीं कर रहा हूं, भाबर की बात कर रहा हूं। भाबर से भाबर या भाबर भी कहते हैं। कहीं सुना है? आप कृषि के विद्यार्थी से पूछ रहा हूं। ये आपका कहां मिलता है? ये आपको मिलेगा नदी इलाकों में। कहां मिलेगा? जो नदियां निकलती है पहाड़ों से वो इस प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती है। क्या बनाती है? भाबर या आपका भाबर। ये एक्चुअली में क्या होता है कि जब नदी निकलती है पहाड़ से, क्या करती है? जैसे हिमालय से निकल रही नदियां, गंगा निकलती है, तो आप देखें कि गंगा जो है वो हरिद्वार से कहां आ रही है? मैदान में। लेकिन उसके ऊपर आप देखेंगे तो क्षेत्र आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश और जो आपका हरिद्वार है, अगर आप वहां देखेंगे तो वहां पे बड़े बड़े जो है आपको मिलेंगे शिलाखंड, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे नदी के किनारे पर या नदी के आसपास। ऐसे पत्थर आपको पूरे गंगा के मार्ग में कहीं नहीं मिलेंगे। इतने बड़े पत्थर केवल कहां मिल रहे हैं? केवल आपको उस स्थान मिल रहे हैं जहां से नदी जो है कहां प्रवेश कर रही है? प्रवेश कर रही है आपके मैदान में। ठीक है। यहां पे इस जगह पर बड़े बड़े आपके जो शिलाखंड मिलेंगे। कई बार क्या होती है कि नदी जो है वो जब बह रही होती है और ये शिलाखंडों का जमाव करती है, तो कई बार नदी इन्हीं शिलाखंडों के बीच में क्या जाती है? लुप्त। लुप्त मतलब बह तो रही है नीचे लेकिन दिखाई नहीं देती है। ये जो स्थलाकृति आपकी है ये कहलाती है भाबर। क्या कहलाती है? भाबर कहलाती है। इसके आगे क्या होगा? जहां से नदी वापस आगे मैदान में दिखाई देती है उससे हम कहते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। ठीक है ना। लेकिन हमारे यहां जो शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है? भाकर या भाखर। ठीक है। तो दोनों शब्द आपके अलग अलग है। अगर वहां पूछता हो तो आप ये बताएंगे और यहां पूछता हो आपको ये बताना है। लिखिए भाकर, पब्लिक भाकर में देखिए पूर्वी सिरोही की कटी फटी पहाड़ियां। 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 एक साथी ने आंसर सही दिया है ऑनलाइन,
लेकिन ये साथी चाइना से है, कोरिया से है। वो नाम क्या लिखा हुआ है, किम योंग नाम लिखा हुआ, क्या किम योंग लिखा हुआ है साथियों। तो ये ठीक है, और आंसर सही दिया, हमारे को नाम से नहीं मतलब है, आंसर सही दिया था उन्होंने। तो भाकर या भाकर कहाँ है आपका? आपका भाकर या भाकर जो है वो साथियों क्या कहाँ जाएगा? पूर्वी सिरोही के अंदर जो कटी बटी पहाड़ियां वो। चलते बन आगे, नंबर नेक्स्ट हम लिखेंगे, और जो अगला नाम आपका आएगा वह आपके, मुझे बताओ, चित्तौड़ का इलाका है, चित्तौड़ से लेके भिलवाड़ा का इलाका है, जो पठारी इलाका है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊपर माल। और ऊपर माल में एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। क्या घटना थी? किसान आंदोलन। कौन सा वाला? बिजोलिया। कौन सा वाला? तो जो आपका नेक्स्ट आ रहा है साथियों, वो आ रहा है ऊपर माल। क्या आ रहा है? ऊपर माल। अब ऊपर माल जो क्षेत्र है वो वैसे कि कहां से कहां फैला हुआ, तो समझ लो, जो ऊपर माल क्षेत्र आपका है, चित्तौड़ के अंदर एक स्थान आता है, एक नाम है क्षेत्र का, भैंसरोडगढ़। क्या नाम है? भैंसरोडगढ़। अब इसका नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि भैंस भी आ गई, रोड भी आ गई, या भैंस रोड भी आ गई, क्या समझे? एक्चुअल में इसका नाम रखने के पीछे दो व्यक्तियों के नाम है। बिल्कुल सही। जिसने निर्माण करवाया उस व्यक्ति का नाम था भैंसा शाह, व्यापारी था, उसने निर्माण करवाया, नाम था उसका भैंसा शाह। और जिसने निर्माण किया वो था रोड़ाचारण। रोड़ाचारण। तो भैंसा से ली भैंस, रोड़ा से ली रोड, और नाम रख दिया भैंसरोडगढ़। तो ये कहां आ रहा है? चित्तौड़ में। और एक क्षेत्र अभी आपने बताया था भिलवाड़ा का इलाका, कौन सा? बिजोलिया। इन दोनों के बीच का जो आपका क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है ऊपर माल। क्या कहलाता है? ऊपर माल। और बिजोलिया के अंदर ही आपका जो है विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन हुआ था, जो 44 ईयर्स तक आपका चला था। हाँ या ना? 44 साल तक आपका चला है। तो लिखिए इसमें साथियों, ऊपर माल। देखिए यह क्षेत्र, यह क्षेत्र चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से, चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से, भैंसरोडगढ़ से भिलवाड़ा के बिजोलिया, भिलवाड़ा के बिजोलिया, भिलवाड़ा के बिजोलिया, बिजोलिया के मध्य फैला है। भिलवाड़ा के बिजोलिया के मध्य, मध्य फैला है। भिलवाड़ा के बिजोलिया के मध्य, मध्य फैला है। ये शायद बिजोलिया आपके महाराणा प्रताप का था क्या ससुराल, है ना? महाराणा प्रताप की शादी यही हुई थी बिजोलिया में। ठीक। अब एक बात समझो, जो आपका ये इलाका पड़ रहा है, ये इलाका अगर आप देखोगे भौतिक या भौगोलिक रूप से, ये आपके दक्कन लाव पठार, या हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी जो पठार हमारा है, हाड़ौती वाला पठार है, उसी का अंग है। किसका अंग है? हाड़ौती पठार का एक अंग है, क्योंकि ये जो आपका इलाका है ये बिल्कुल उसके नजदीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊपर माल के बाद में एक स्थान आता है आपका खेराड़। क्या आता है? खेराड़, खेराड़। अब जो खेराड़ क्षेत्र है उसकी हम बात करें, उससे पहले ध्यान रखना, खेराड़ एक गांव भी आता है सलूम्बर में, लेकिन ये जो खेराड़, ये खेराड़ क्षेत्र है, जो खेराड़ क्षेत्र है वो कहां आ रहा, समझे? कि अभी आप जो पढ़कर आए थे कि साहब दो क्षेत्र हैं, एक का नाम तो अभी आपने पढ़ा था बिजोलिया, एक का नाम पढ़ा आपने भैंसरोडगढ़। इसी तरह से भिलवाड़ा के अंदर एक स्थान और आता है, नाम है उसका जहाजपुर। क्या नाम है? जहाजपुर। से लेके टोंक के अंदर एक क्षेत्र आता है, नाम है उसका मालपुरा। इनके बीच का जो इलाका आपका है वह इलाका कहलाता है क्या? खेराड़। क्या कहलाता है? खेराड़ कहलाता है। कहां से कहां तक का क्षेत्र? आपके जहाजपुर जो है भिलवाड़ा में, वहां से लेके टोंक का जो मालपुरा है उसके बीच का इलाका है वो कहलाता है खेराड़। थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो इलाका है, ये इलाका आपका कैसा है साथियों? ये इलाका आपका जो है वो आपका पठारी है, और जो ये इलाका आपका है वो एक तरह से मैदानी है। और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि यहां नदी कौन सी है, तो हमारे यहाँ पे नदी कौन सी है? बनास। कौन सी है? इस एरिया को पार करके जो नदी इसमें जा रही है, तो यहां मैदान का निर्माण करती है, और वह मैदान आपको कहलाता है करौली व मालपुरा का मैदान। क्या कहलाता है? करौली व मालपुरा का मैदान। अपन जब पढ़ेंगे बनास तब इसकी हम बात करेंगे। तो लिखो दोस्तों इसमें, लिखो खेराड़, और लिखो भिलवाड़ा के, भिलवाड़ा के,
भिलवाड़ा के जहाजपुर से, भिलवाड़ा के जहाजपुर से टोंक के मालपुरा, टोंक के मालपुरा के मध्य का क्षेत्र, टोंक के मालपुरा के मध्य का क्षेत्र, टोंक के मालपुरा के मध्य का क्षेत्र। क्लियर? क्या कहला रहा वो साथियों? वो कह रहा आपका खिराड़ कहलाता है। अब हम चलते हैं आगे, अगला लिखेंगे हम माल खिराड़। क्या लिखेंगे? माल खिराड़। और जो माल खिराड़ है इसमें आप समझ रहे होंगे कि जब आपका ऊपर माल है और जो खिराड़ क्षेत्र है, इनका जो संयुक्त रूप है उसे क्या बोलते हैं? माल खिराड़। तो लिखिए साथियों, माल खिराड़, और लिखें ऊपर माल व खिराड़ का संयुक्त क्षेत्र, ऊपर माल व खिराड़ का संयुक्त क्षेत्र, ऊपर माल व खिराड़ का संयुक्त क्षेत्र। ऊपर माल व खिराड़ का संयुक्त क्षेत्र क्या कहलाएगा दोस्तों? माल खिराड़। तो ये अपनी बात हो गई नंबर 22 पे। इसको बनाएं एक बार फटाफट आप साथियों, इसको बनाएं। कौन सा खिराड़ में आएगा, कौन सा माल खिराड़ में आएगा? ये जो मैंने आपको बनवाया है ये दिशा के अकॉर्डिंग बनाया ना। साउथ से कहां जा रहे हैं अपन? नॉर्थ की ओर। कहां जा रहे हैं? नॉर्थ की ओर। चले यहां से आगे, कंप्लीट सभी का। चलिए अब हम चलते हैं आगे। एक क्षेत्र भी हम बात कर रहे थे जिसका नाम है हाड़ौती। क्या नाम है? हाड़ौती आपका पठारी इलाका है। कैसा इलाका है? पठारी इलाका है। हाड़ौती पठार लिखिए इसमें आप, हाड़ौती पठार। तो हाड़ौती बोली की वजह से एरिया का नाम क्या पड़ गया आपका? इसका नाम आपका पड़ गया है हाड़ौती। क्या नाम पड़ गया इसका? हाड़ौती। कैसा है साथियों? पठारी क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है आपका? पठारी क्षेत्र है। अब हम बात करें इसके बारे में, तो इसमें मूल रूप से कौन आ रहा है? इसमें आता है कोटा संभाग। कौन आता है? कोटा संभाग का क्षेत्र आता है। यहाँ की बोली क्या बताई मैंने आपको? यहाँ की बोली हाड़ौती बोली है सब। और हाड़ौती बोली पर किसका प्रभाव है? तो हाड़ौती के पास में एक इलाका पड़ रहा है मालवा, एमपी का। तो किससे प्रभावित हो रही है आपकी ये? मालवी बोली से। किससे हो रही है? मालवी बोली से आपकी ये क्या है? प्रभावित है। तो लिखिए साथियों हाड़ौती। देखिए इसमें कोटा संभाग का क्षेत्र आता है, इसमें कोटा संभाग का क्षेत्र आता है, इसमें कोटा संभाग का क्षेत्र आता है। यहां की बोली हाड़ौती है, यहां की बोली हाड़ौती है। यहां की बोली क्या है साथियों? हाड़ौती है। जो मालवी बोली से प्रभावित है, जो मालवी बोली से प्रभावित है, मालवी बोली से प्रभावित है। एक जिला भी था ना इधर एमपी में इस तरह से कोई नाम का, मालवी मालवा ऐसा कुछ, आगर मालवा। क्या था? अब मुझे बताओ इस कोटा बेल्ट में यानी कोटा संभाग क्षेत्र आपका है, यहाँ पे कौन सा था वंश? यहाँ कौन सा थे? हाड़ा। कौन थे? हाड़ा। तो हाड़ा से नाम क्या पड़ रहा है यहाँ पे आपका? हाड़ौती। ये ध्यान रखना, ठीक है? हाड़ौती बोली भी हो गई, आपका हाड़ा शासक भी हो गए। कंप्लीट यहां तक सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट अपना जो आएगा नंबर 24 आ रहा है, ठीक।
आगे चलते हैं यहां से हम। एक क्षेत्र आपका है ब्रज। क्या क्षेत्र है? ब्रज क्षेत्र। अब आप कहेंगे सर ब्रज तो यूपी में आता है। कहां आता है? यूपी में आता है, लेकिन राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जो सीमा बनाते किससे? यूपी से। मैंने बताया था आपको, है ना? क्या नाम है? मूल तो आपके दो थे, भरतपुर और धौलपुर। मैंने आपको बताया भी था कि ये भरतपुर और धौलपुर जो आपके इलाके हैं, जब एकीकरण हो रहा था तो उन्होंने क्या बोला कि हमको कहां जाना है? यूपी में। कहां जाना है? कि हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो कैसा है? यूपी जैसा है, इसलिए हमें कहां जाना है? यूपी में जाना है। ठीक है, तो भरतपुर धौलपुर जो आपके हैं ये, और प्लस एक और नया क्या बन गया? दिग। ये तीनों किस क्षेत्र में आएंगे? ये आएंगे आपके ब्रज क्षेत्र में। इनको मिलाकर पर्यटन में आपने ब्रज सर्किट बनाया। क्या बनाया है? ब्रज सर्किट आपने बनाया है। तो लिखो साथियों इसमें, देखो इसमें भरतपुर धौलपुर व डिग, इसमें भरतपुर धौलपुर व डिग का क्षेत्र आता है। भरतपुर धौलपुर व डिग का क्षेत्र आता है। भरतपुर धौलपुर व डिग का क्षेत्र आता है। और आप जानते हैं कि जो डिग है वहां क्या है? जल महल। हाँ बिल्कुल, तो हाड़ा बोला ना हमने, हाड़ा ही बोला। मेरे साथी जो साथी बोल रहे हैं बिल्कुल हाड़ा है। बाकी आपको ज्यादा अच्छा इतिहास सर बता पाएंगे उनका वंश कहां से कहां आया था। तो यहां तक क्लियर आपका? भरतपुर धौलपुर और आपका डिग किस में आ रहे हैं साथियों? ये आ रहे हैं ब्रज क्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। एक क्षेत्र आपका है मेवात। क्या है? मेवात। अब एक बात समझे, मूल रूप से जो मेवात है वो इलाका कहां का है? हरियाणा का। कहां का इलाका है? हरियाणा का इलाका है। लेकिन राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हैं जो इस मेवात के निकट आ रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा क्षेत्र वो क्या कहला रहा है? मेवात। मतलब वहां का कल्चर से आपका हरियाणा का क्षेत्र है, उसके निकट में जो आपका राजस्थान का इलाका आ रहा है उसे भी आप क्या कह रहे हो? मेवात कह रहे हो। ठीक है, ये हरियाणा का और किसका है? राजस्थान का। अब राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र आपका है अलवर और एक क्षेत्र आपका है भरतपुर। क्या है? भरतपुर। हालांकि अब कौन सा हो जाएगा? डिग। तो ये जो इलाका आपका है इसका जो उत्तरी भाग है, कौन सा भाग? उत्तरी जो भाग आपका है वो आपका क्या कहलाता है? मेवात। तो आपसे सिंपल पूछ लेगा कि मेवात में राजस्थान के कौन से जिले आपके आते हैं, तो क्या बताओगे? आप कहेंगे अलवर और भरतपुर, यानी कि वर्तमान का डिग का उत्तरी भाग किसमें आएगा? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखिए साथियों अगला बिंदु मेवात, और लिखें, लिखिए अलवर। अलवर। अब अलवर से भी तो एक अलग हुआ ना आपका, कौन अलग हुआ है? खेरथल। ब्रैकेट में कर देना खेरथल। अलवर ब्रैकेट में कर देना खेरथल। खेरथल क्या हो गया? अलवर कर देना ब्रैकेट में खेरथल और कोमा लगाए भरतपुर। भरतपुर ब्रैकेट में कर देना डिग। नया पुराना दोनों लिखवा रहा हूं, ठीक है? भरतपुर करने के बाद कर देना ब्रैकेट में डिग का उत्तरी भाग। का उत्तरी भाग, तो नॉर्थ वाला जो पोर्शन उनका है उत्तरी भाग, जो हरियाणा से सीमा बनाता है। जो हरियाणा से सीमा बनाता है। जो हरियाणा से सीमा बनाता है। जो हरियाणा सीमा बनाता है। मेवात से एक नाम आ रहा है मेरे दिमाग में, हसन खान मेवाती। नाम सुना है? किसमें था? सांगा का क्या था? सेनापति था, साथ में था ना सांगा के टीम मेंबर था ना एक, हसन खान मेवाती। ठीक, चलते अपन आगे यहां से। मेवात के अंदर आपका जो है अलवर भरतपुर का उत्तरी भाग आता है, और यहाँ नए जो एड हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? खेड़थल और आपका डिग आ जाएंगे। यहां से चलते अपन आगे। कल अपन ने पढ़ा था राठ क्षेत्र, सॉरी राठी क्षेत्र। क्या पढ़ा था? अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपका एक क्षेत्र है राठ। क्या आ जाएगा? राठ क्षेत्र। तो राठी पश्चिमी राजस्थान में था, जबकि राठ पूर्व राजस्थान के अंदर आपका है। और पूर्व राजस्थान में जो अलवर भरतपुर है, अलवर और आपका भरतपुर का जो इलाका है वो कहलाएगा राठ क्षेत्र। क्या कहलाएगा? तो लिखिए साथियों राठ, राठ क्षेत्र। और राठ लिखेंगे अलवर व भरतपुर का क्षेत्र। अलवर व भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाएगा दोस्तों? राठ। अलवर व भरतपुर का क्षेत्र। वहां तो केवल उत्तरी भाग आ रहा था इनका, और यहां पूरा आ रहा है। बात समझ में आ रही है? वहां कौन आ रहा था? मेवात में केवल ऊपर का जो इलाका जो सीमा बना रहा था हरियाणा से, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा आपका आ रहा है। जैसे हमने बात की थी वागड़, तो वागड़ में लिखा था दक्षिण उदयपुर। क्या लिखा था? जब मेवाड़ की बात करो तो पूरा उदयपुर उसमें आपका शामिल आप कर रहे हो। यहां तक क्लियर सभी का? राठी में क्या लिखा था आपने?
पश्चिमी राजस्थान का वो इलाका जहां वर्षा कितनी हो रही है, 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है। आगे बढ़ते हैं यहां से, एक इलाका और है हमारे पास, शेखावटी। कौन सा इलाका है? शेखावटी। शेखावटी में जिले कौन से आते हैं साथियों? चूरू सीकर, चूरू सीकर और झुंझुनू, और एक और कौन आएगा? नीम का थाना। अगर मैं इसको एक लाइन लिखता तो क्या लिख देता? वेरी गुड। क्या लिखता? अगर मैं इसको ऐसे लिखवा देता कि सीकर संभाग, तो भी ये सही था, क्योंकि सीकर संभाग में आपके चारों आ रहे हैं, हाँ या ना? सीकर, चूरू, झुंझुनू और आपका नीम का थाना, ये किस में आ रहे हैं? आपके सीकर संभाग के अंदर आपके आ रहे हैं। तो मैं कह सकते हैं कि शेखावटी जो है वो आपका क्षेत्र कहां फैला हुआ है? सीकर संभाग में। लेकिन मैंने थोड़ा जानबूझ के आपको लिखवाया था कि आपको ये ध्यान रहे कि इसमें जिले कौन कौन से आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में सीकर, सीकर संभाग, ठीक है, सीकर संभाग। तो लिखिए इसमें साथियों शेखावटी, इसमें चूरू सीकर झुंझुनू, चूरू सीकर झुंझुनू व नीम का थाना, चूरू सीकर झुंझुनू व नीम का थाना जिले आते हैं। ब्रैकेट में कहना सीकर संभाग, चूरू सीकर झुंझुनू व नीम का थाना जिले आते हैं। ब्रैकेट में कर दीजिएगा सीकर संभाग, सीकर संभाग। देखिए इस क्षेत्र की स्थापना राव शेखा द्वारा की गई। इस क्षेत्र की स्थापना किसने की? राव शेखा द्वारा की गई। इस क्षेत्र की स्थापना राव शेखा द्वारा की गई, राव शेखा द्वारा की गई। तो शेखावटी नाम आपका पड़ा है, राव शेखा द्वारा की गई। इस क्षेत्र की स्थापना राव शेखा द्वारा की गई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखावटी के बाद में आप लिखेंगे 29 नंबर पे एक इलाका है ढूंढाड़। हाँ ठीक, ओके। अरे हाँ ठीक, मेरी गलती है तो कोई बात नहीं, मैं मान रहा हूं उसको। 26 है, ये 27 है, ठीक है, और ये 28 है, ठीक। अरे मेरे दोस्तों आगे बढ़े। तो एक गलती हो गई तो तुम लोग है तीर लगा दो बस एक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो मानवीय भूल है और वो होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या बन जाओगे? रोबोट। अरे हाँ या ना? तो थोड़ी बहुत भूल होनी चाहिए, आपसे भी होनी चाहिए। ढूंढाड़ क्या है? ढूंढाड़। अब ढूंढाड़ आप समझे इस बात को। सिंपल सी बात अगर हम करें तो आप ये कह दोगे साहब कि जो आपका जयपुर और दौसा का क्षेत्र है वो आपका क्या है? ढूंढाड़ है। अब जयपुर से जितने भी अलग हुए हैं वो सब उसमें आएंगे, ठीक है। अब इसका नाम ढूंढाड़ क्यों पड़ा? इसके पीछे दो बातें। पहली बात तो यह है कि इस इलाके में, इस क्षेत्र में एक नदी बह रही है जिसका नाम है ढूंढ, तो इसका नाम पड़ गया ढूंढाड़। नदी कौन सी है? ढूंढ नदी है, तो नाम पड़ गया ढूंढाड़। अपन जब बनासतंत्र पढ़ेंगे तो ये आएगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आप ये देखें नाम यहां क्या आ रहा है? जयपुर। और जयपुर में कौन सा वंश रहा है? कछवा। और कछवा कहां से आए थे? भगवान राम की वजह से, बिल्कुल ठीक है। दौसा से आए थे। उससे पहले दौसा से कहां से आए? दौसा में कहां से आए? तो अगर इनका कोई इतिहास पढ़ोगे आप देखोगे कि सब ग्वालियर से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? ग्वालियर से आ रहे हैं। अभी ग्वालियर से सबसे पहले कहां आए? तो देखो जयपुर तो बहुत बाद में आया है। आप पहले देखोगे तो ये सबसे पहले कहां जा रहे हैं? दौसा में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? अब कछवा जो है वो दौसा में आ रहे हैं, और कछवा जब दौसा में आ रहे हैं तो यहां कोई तो होगा। यहां पहले से उपस्थित थे मीणा। कौन थे? अब कहते हैं कि साहब इनके बीच में युद्ध हुआ, इन्होंने हमला कर दिया, यहां युद्ध हुआ, तो मीणा जो है वो जाके छुप गए यहाँ के जंगलों में। आसपास क्या थे? जंगल के इलाके, वहां जाके वो छिप गए। तो वो ऐतिहासिक घटना है, इसको आप पहले समझे केवल, ठीक है ना। अपने को इसमें कोई लिंक नहीं करना है, सब ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। अब वहां छुप गए, और क्या हुआ कि थोड़े समय बाद में इन्होंने अपनी सेना जो है उसको आपस संगठित किया, और संगठित करके इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अभी क्या हो गए? पीछे हट गए साहब, वापस हटना पड़ेगा। अब थोड़े समय बाद में कछवा जो है उन्होंने वापस जो है धावा बोल दिया, कहां पे? दौसा पे, ठीक है। अब इन्होंने दौसा हमला बोला, ये वापस कहां चले गए? जंगलों में। अब इनको ये पता है कि साहब ये वापस जो है वापस सेना इकट्ठी करेंगे, वापस आक्रमण करेंगे, तो क्यों ना अपन एक काम करते हैं, इनके पीछे जाते जंगलों में और इनको मारते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि साहब ये चले गए जंगलों में
और इनको ढूंढ ढूंढ के मारा तो नाम पड़ गया। अरे चलो आगे बढ़े। अरे तो ये देखो, ये अब हो सकता है न तो तुम वहां थे न मैं वहां था, पर किसी ने कह दिया और अपन उसको मान रहे, एक सुनने के लिए ठीक लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, आपका शत्रु अगर कोई है तो आप उसको जो है एक बार चांस दोगे, और जब दूसरी बार आपको बताइए सब वो ऐसा करेगा तो उसको क्या करोगे? समाप्त करोगे। अरे हाँ के ना, समाप्त करोगे ना, तो बस वही तो किया। हाँ अरे मिर्जापुर है या कुछ और है पता नहीं मुझे, पर ये ऐसा कहा जाता है इस क्षेत्र के अंदर, ये बात आपकी कही जाती है कि सब ऐसा ऐसा इन्होंने किया था। ठीक है, इसको अपने दिल से नहीं लगाना, अपने को ध्यान रखना कि सब यहाँ पे इस तरह से। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सब पहले ये दौसा में है, दौसा से कहाँ गए? आमेर। कहाँ गए? और आमेर के बाद इन्होंने स्थापित किया आपका जयपुर। जयपुर तो बहुत बाद में आया, 1723 आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले दौसा में शासन किया, फिर उन्होंने आमेर स्थापित किया, और उसके बाद आपका कहाँ आ गए? ये जयपुर में आ गए। तो जो ढूंढाड़ क्षेत्र आपका है उसमें अगर हम बात करें मूल रूप से, तो इसमें जयपुर और दौसा का क्षेत्र आता है। जयपुर से जो जो आपका अलग हुआ है वो सब किसमें आएगा? इसमें आएगा। और ये पर्टिकुलर आप देखोगे तो जंगल का इलाका ही था। और यहाँ नदी कौन सी बह रही है आपकी? ढूंढ नदी। ठीक है, लिखो इसमें साथियों, देखो ढूंढाड़ और लिखे इसमें जयपुर व दौसा, इसमें जयपुर व दौसा, जयपुर व दौसा का क्षेत्र आता है। जयपुर व दौसा का क्षेत्र आता है। यहां ढूंढ नदी बहती है, यहां ढूंढ नदी बहती है, ढूंढ नदी बहती है, नदी बहती है, बहती है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ढूंढाड़ के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पे एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है, एग्जाम में पूछा गया और 2 से 3 एग्जाम में पूछ लिया। एक प्रश्न आता है कुबड़ पट्टी। क्या आता है? कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी को 2016 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था बांका पट्टी के नाम से। सब लोग पढ़ के गए कुबड़ पट्टी। क्या पूछ लिया वहां पे? बांका पट्टी का क्षेत्र कहां आता है? अब थोड़ा सा इसको समझना है यहाँ पे कि जो आपका कुबड़ पट्टी है ये कहां से कहां फैली हुई है? यह फैली हुई है आपके नागौर। कहां से? नागौर। और एक आपका क्षेत्र है अजमेर। नागौर और आपका अजमेर का जो इलाका है, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, यहां पे जो भूमिगत जल है, जो भूमिगत आपका जल है, उस जल में क्या मिल रहा है? उस जल के अंदर आपके फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। क्या ज्यादा है? फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा। पहले देख लो बोर्ड पे। अब क्या होता है कि जब आप फ्लोराइड पानी पीते हो, जिस पानी के अंदर फ्लोराइड ज्यादा है, उस पानी को पीते हो, तो हम ये पढ़ के आए छोटी कक्षाओं के अंदर कि फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। क्या होता है? फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, और उसका संबंध होता है हड्डियों से। इसमें हड्डियां हो जाती कमजोर और विकृत, यानी टेढ़ी मेढ़ी। खास तौर से जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। क्या जाती है? और वो आगे की ओर झुक जाते हैं। आपने देखा होगा जो वृद्ध महिलाएं होती है उनमें ज्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलती है। पूरा का पूरा क्या होता है? वो झुक जाते हैं। देखने पे ऐसा लगता है जैसे इनकी क्या निकल रही हो? ऊब निकल रही हो। इसे क्या नाम पड़ गया इसका? और एक और बात समझो, हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। क्या हो रही है? तो हमारे यहाँ एक बात कहते हैं, जो आपका शब्द है टेढ़ी मेढ़ी के लिए, कि वाको वेही हो, कहीं वेही हो, तो वाको को हम कहते हैं बांका। क्या बोल दिया? तो क्या नाम पड़ गया? बांका पट्टी। क्या पड़ गया? तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है और ये प्रश्न भी आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो 2016 के अंदर क्या पूछ लिया आपसे और बाकी क्या पूछ लिया आपसे? दोनों बातें को ध्यान रखनी, कहां से कहां फैली हुई है, इतने प्रश्न पूछेगा। लिखो इसमें साथियों, कुबड़ पट्टी ओब्लिक बांका पट्टी। और लिखे नागौर व अजमेर के मध्य का क्षेत्र। नागौर व अजमेर के मध्य का क्षेत्र। नागौर व अजमेर के मध्य का क्षेत्र, जहां भूमिगत जल में, जहां भूमिगत जल में, जो ग्राउंड वाटर आपका है, जो हमको कुओं से प्राप्त होता है, नलकूप से प्राप्त होता है, जहां भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। जहां भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, अधिक है, इस जल को पीने से,
इस जल को पीने से यहां के लोगों में, इस जल को पीने से यहां के लोगों में हड्डी संबंधित रोग हो जाते हैं, हड्डी संबंधित रोग हो जाते हैं, हड्डी संबंधित रोग हो जाते हैं तथा वृद्ध मतलब बूढ़े, वृद्ध लोगों की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, तब वृद्ध लोगों की रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। देखने पर ऐसा लगता है कि उनकी कूब निकल आई हो। कहां अटक गए? रीढ़ की हड्डी में अटक गए। मैं रिपीट करता हूं वापस से, मैंने कहा कि वृद्ध लोगों की रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, वृद्ध लोगों की रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है तथा देखने पर ऐसा लगता है कि उनकी कूब निकल आई हो, क्लियर यहां पर सभी का? जो इलाका है वो कहां आ रहा है? नागौर और आपके अजमेर के बीच का इलाका है, ध्यान रखना। चले अपन इससे आगे, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट बात यहां करते हैं, नंबर 30 की हम बात कर रहे हैं। एक आप देखें, पश्चिमी राजस्थान अभी आप देख कर आए थे, कल हमने बात की थी राठी क्षेत्र की, राठी क्षेत्र की बात की थी। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक आपका भूमिगत जल पट्टी का इलाका है। कैसा इलाका है? जिससे हम कहते हैं लाठी सीरीज। क्या कहते हैं? तो कल आपने राठी पढ़ा था, आज अब बात कर रहे हो लाठी सीरीज। मतलब होता है श्रृंखला, कोई पट्टी जो अधिक आपके क्षेत्र में फैली हो। अब जो लाठी सीरीज आपकी है साथियों, ये कहां आपकी आती है? जैसलमेर का एक इलाका है पोकरण। क्या नाम है? पोकरण से लेके आपका एक इलाका है मोहनगढ़। जैसलमेर कहां से कहां तक? पोकरण से मोहनगढ़ जो आपका इलाका है, वहां पे भूमिगत जल पट्टी। कैसी पट्टी है साथियों? भूमिगत जल पट्टी है, ठीक है। और यहां पे जल होने की वजह से क्या हो रहा है कि इस लाठी बेल्ट में आपकी एक घास उग रही, जिसे हम कहते हैं सेवण घास। क्या कहते हैं? और सेवण घास में अंडे कौन दे रहा था? घोड़ा। तो जो सेवण घास आपकी है, ये पौष्टिक आपकी घास है, जो आपकी कहां मिल रही है? लाठी बेल्ट में आपकी मिल रही है। और आप सब इसका जानते होंगे, साइंटिफिक नेम क्या है? लसीयुरुस सिडिकुस के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। चलें तो लिखे साथियों, लाठी सीरीज लिखें। यह भूमिगत जल पट्टी है, यह भूमिगत जल पट्टी है, भूमिगत जल पट्टी है, जल पट्टी है जो जैसलमेर में पोकरण से मोहनगढ़, जो जैसलमेर में पोकरण से मोहनगढ़ के मध्य, जैसलमेर में पोकरण से मोहनगढ़ के मध्य फैली है। जैसलमेर में पोकरण से मोहनगढ़ के मध्य फैली है। यहां सेवण घास उगती है, यहां सेवण घास उगती है, यहां सेवण घास उगती है, ठीक है। कहां पे? लाठी जो बेल्ट आपका है उसके अंदर आपकी जो है सेवण घास उग रही है। बात करेंगे, इसकी बात आगे करते हैं अपन। एक बिंदु लिखा दूं, फिर मैं समझाता हूं। आगे बढ़ते हैं। एक और क्षेत्र इसी क्षेत्र के अंदर आपका आता है, जिसको आप जानते हैं चांदन नलकूप के नाम से। किस नाम जानते हैं? चांदन नलकूप। तो लिखिए साथियों, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है चांदन नलकूप। नलकूप मतलब ट्यूबवेल, बोरवेल, है ना। क्या काम आता है? ये पानी प्राप्त करने के लिए। जो चांदन नलकूप आपका है, इसका संबंध भी कहां है? जैसलमेर से। कहां से है? तो ये आपका जो है जैसलमेर के अंदर आपका चांदन करके गांव है। कौन सा गांव है? चांदन करके गांव है। उस चांदन गांव के अंदर आपका ये बोरवेल है। इस बोरवेल से आप प्रतिदिन जो है हजारों लीटर मीठा पानी प्राप्त कर रहे हैं। इस वजह से आप इसको कहते हैं थार का गड़ा, थार का गड़ा। अब मुझे बताओ कि चांदन गांव में कुछ और है क्या पशुओं के लिए? थार पर क्या है?
बिल्कुल, थार पार्कर का बुल मदर फार्म है। क्या है यहाँ पे? बुल मदर फार्म अनुसंधान केंद्र आपका एक बना रखा है, किसका? थार पार्कर का। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? कहाँ पे? चांदनगांव में। लेकिन अभी हम जो बात करें इस नलकूप की, उसमें क्या बोल रहे हैं? थार का गड़ा। तो लिखिए साथियों, चांदन नलकूप लिखे साथियों, जैसलमेर। चांदन नलकूप जैसलमेर लिखे, यह जैसलमेर, यह लिखो, यह जैसलमेर के चांदन गांव में स्थित है। यह जैसलमेर के चांदन गांव में स्थित है। चांदन गांव में स्थित है, स्थित है। यहां से प्रतिदिन हजारों लीटर मीठा जल प्राप्त किया जाता है। हजारों लीटर मीठा जल प्राप्त किया जाता है। मीठा जल प्राप्त किया जाता है। मीठा, फ्रेश वाटर है ना, मीठा जल प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसे थार का गड़ा भी कहते हैं। इसलिए इसे थार का गड़ा भी कहते हैं। थार का गड़ा भी कहते हैं। तो चांदन तो गांव है, ठीक है? क्या है? चांदन गांव है। इसमें एक लाइन और जोड़ लें, इसका वास्तविक नाम चौहान है। क्या नाम है इसका? चौहान। लेकिन किस नाम से जानते हो इसको आप? चांदन के नाम से जानते हो। इसका वास्तविक नाम चौहान है। जो नलकूप है उसका नाम क्या रखा गया? चौहान। लेकिन किस गांव में है ये? चांदन गांव में। इसका वास्तविक नाम चौहान है। इसका नलकूप का, इसका वास्तविक नाम क्या है साथियों? चौहान है, ठीक है? पर ये कहां स्थित है आपका? चांदन गांव में। से क्या बोल दिया आपने इसको? चांदन नलकूप। यहां तक क्लियर सभी का? अब एक बात समझो कि कल आप पढ़ के आए थे कि साहब राजस्थान के पश्चिम भाग में एक पट्टी है जहां पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, और इसी 25 सेंटीमीटर से कम पट्टी में आपका एक इलाका आता है, नाम है जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर का इलाका है जहां पे एवरेज रेनफॉल आपके 10 सेंटीमीटर है। वार्षिक वर्षा कितनी है? 10 सेंटीमीटर, मतलब है ही नहीं बारिश, ये मान लो, ठीक है? तो ऐसे क्षेत्र में ऐसा क्या हो गया कि आपके यहाँ पे जो है साथियों, एक तो भूमिगत जल पट्टी मिल रही है जहां साल भर पानी है, और एक आपको क्या मिल रहा है? नलकूप मिल रहा है जहां क्या हो रहा है? दिन में आप क्या कर रहे हो? हजारों लीटर मीठा पानी प्राप्त कर रहे हो। कैसे संभव है? आप ये देखें, अभी आप बैठे हो उदयपुर में, जिसको हम कहते हैं झीलों की नगरी। यहाँ पे मूलतः जब मार्च अप्रैल का महीना आता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे ट्यूबवेल जो होते हैं, बोरवेल होते हैं, वो सूख जाते हैं, जबकि यहाँ पे बारिश इसकी तुलना में 8 गुना ज्यादा है, ठीक है? अब ऐसा क्या कारण है कि साहब यहाँ पे पानी इतना मिल रहा है, जबकि ऐसे इलाके में जहां झीलें हैं वहां पे पानी सूख जाता है? नदी चल रही है, सरस्वती नदी। वेरी गुड। अब एक बात समझे, यहाँ पे अनुमान यह है कि आपका एक नदी है जिसका नाम क्या है? सरस्वती। ये नदी आपकी पौराणिक है। क्या है? यह पौराणिक नदी है। ऐसा माना जाता है कि ये जो नदी आपकी वो लुप्त हो गई थी। कैसे लुप्त हुई? आपको जब पढ़ूंगा कल की क्लास होगी उसमें बताऊंगा कैसे लुप्त हुई, क्योंकि अपना एक टॉपिक आएगा आगे, है ना? ऐसा माना जाता है कि नदी जो है वो क्या हो गई? लुप्त हो गई, भूमिगत हो गई। और वो नदी आज भी जो है आपके पश्चिमी राजस्थान में बह रही है। कहां पे बह रही है? भूमिगत होकर पश्चिमी राजस्थान के इलाके में बह रही है। और इनका यह मानना है वैज्ञानिकों का कि हो ना हो ये जो आपकी पट्टी है, जिससे आप केवल लाठी सीरीज, और ये जो चांदन नलकूप आपका है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट आपका जिससे इस नदी से। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं इससे आपका, कहीं ना कहीं आपका इससे क्या है बेटा? कनेक्टेड आपका है, ठीक है? अब आप समझो बात को, इस बात को समझे कि इसका प्रमाण क्या है। तो ये अनुमान इसलिए आप लगा रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि साहब जहां पे नदी सरस्वती आपकी बह रही थी, वहीं पे राजस्थान की एक नदी जिसका नाम है गग्गर, वो उसके पाट क्षेत्र में बहती है। क्या करती है? उसके पाट क्षेत्र में जहां वो पहले बहती थी उसी में बहती है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है और इस पे आपका शोध कार्य किया जा रहा है। अगर वो पट्टी मिल गई जिसमें नदी बह रही भूमिगत होके, वो पट्टी अगर मिल जाएगी तो उसी पट्टी के ऊपर हम क्या करेंगे? हम ट्यूबवेल बोरवेल जो है वो खोदेंगे और उससे हम क्या करेंगे? पानी प्राप्त करेंगे। तो जिनको पता है वो तो खोद रहे, समझदार होंगे। समझ आ गया, खोद रहे, आ रहे सब, कंटिन्यू सबके आ रहे। चलो आप एक बात समझे, जब पता लग गया कि इस पट्टी को खोद रहे हो तो इससे पानी निकल रहा है, तो ये बुद्धिमत्ता है कि नहीं? तो बस सब लोग लग गए उसके पीछे से।
अब ये तो होगी छोटी बात कि आप अपने घर के लिए पानी प्राप्त कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ बड़े लेवल पे। हाँ, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बहुत सीधा हो रहा है, बहुत एक्सपर्टी में करोड़ चलो ठीक है, ग्राउंड एडवांस सब इसमें हो रही है, करोड़। अरे मैं मना सुनना कर रहा हूँ। हाँ ठीक, तो ये तो आप चलो छोड़ो, ये आप बात करो पर्टिकुलर के लिए, जैसे नल की बात कर रहे हो, जहां से ये आ रही है वहां से लेकर आपका जहां ये जा रही है वहां तक की जो है खोज आपकी की जा रही है। अगर ये मिल जाता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप देखो कि पश्चिमी राजस्थान में पानी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, आपने नहर बनाई इंदिरा गांधी, आपने नहर बनाई नर्मदा, और उनसे आप जो है राजस्थान के अंदर पानी लेके आ रहे हो। अगर ये हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे को जो है हमारे घर में पानी मिल जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ये मिल जाता। तो इसके ऊपर शोध आपका चल रहा है, तो आपसे पूछे अनुमान के रूप में कि बताइए कि चांदो नलकूप जो आपका है या जो लाठी सीरीज आपकी है उसमें पानी की प्राप्ति कहां से हो रही है, तो क्या बताओगे आप? ऐसा अनुमान है कि साहब जो पानी की प्राप्ति आपको हो रही है वो किससे हो रही है? सरस्वती नदी से आपकी हो रही है। क्लियर है यहां तक? एक अंतिम बिंदु और लिखो इसमें साथियों, खत्म नहीं हुआ अभी तक। चलिए अगला लिखो नेक्स्ट, मालानी। क्या लिखोगे? मालानी। मालानी जो क्षेत्र आपका है वो मूलतः कहां आ रहा है? बाड़मेर में। कहां आ रहा है? कहां आ रहा है? बाड़मेर। बाड़मेर और आपका वर्तमान में कौन सा इलाका है? बालोतरा। ठीक है। मालानी किसकी नस्ल है? घोड़े की। और गाय के भी एक भाग को हम कहते हैं मालानी। गाय की एक नस्ल से हम क्या बोल रहे हैं? मालानी। कौन सी नस्ल है वो? हाँ, कोई ये नस्ल है क्या? कल ढूंढ के लगाना किस नस्ल बात कर रहे हो। मालानी घोड़ा तो है, मालवी तो एमपी साइड हो गई। चलो लिखो इसमें साथियों, इसमें देखो मालानी, इसमें बाड़मेर, बालोतरा वो भीनमाल जो आपके जालोर क्षेत्र के अंदर है आपका, बाड़मेर बालोतरा वो भीनमाल का क्षेत्र आता है। बाड़मेर बालोतरा वो भीनमाल का क्षेत्र आता है। किसमें आता है साथियों? मालानी में। और नस्ल किसकी बताई आपने? घोड़े की। बाड़मेर बालोतरा वो भीनमाल का क्षेत्र आता है। तो ये आपके भौगोलिक उपनाम जो थे वो सारे अपने हो चुके कंप्लीट। अब सुनो, अरे बंद बाद में करना। कल अपन पढ़ेंगे जो हमारे 4 भौतिक भाग हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कैसे बने। ठीक है ना? चलो कल मिलते हैं इसके बारे में। हाँ बिल्कुल। वो नस्ल कौन सी गाय की वो ढूंढनी है। थार पार करनी, थार पार करके अलावा है।